अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं उमर रियाज, और मेरे ख्याल में ये जगह आपने पहले भी देखी होगी, ऐद वफा की, जहाँ पे शूटिंग हुई है। आज हम उसी जनाह हाउस में हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे 47 सिटी में मुझे लगता है कि हमारे जो सबसे काबिल ऑफिसर हैं वो उमर रियाज ही हैं। तो हम उमर रियाज से पूछते हैं। उमर रियाज, मुझे बस वो बातें मैं वही पूछूंगा जो वाकई स्टूडेंट्स के काम आए। तो मैं पहली बात ये पूछूंगा कि 2021 में जिसने अटेम्प्ट देनी है उसके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके पास पूरा एक साल है। तो अपने टाइम को किस तरह मतलब एलोकेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके फाइनल एग्जाम में। देखिए 2021 में देखिए पूरा एक साल रहता है, क्योंकि अब एक साल पूरा रहता है जब आपका फरवरी में एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर। तो ज़्यादातर जो लोग ये मिस्टेक करते हैं वो समझते हैं कि ना, कुछ लोग ये उन्हें कुछ सीनियर्स मिलेंगे वो कहेंगे कि यार हमने 1.5 महीना तैयारी करके दे दिया। कुछ सीनियर्स मिलेंगे वो कहेंगे हमने 3 महीने तैयारी करके दे दिया, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी कि हमने इंटरव्यू में इतने नंबर ले लिया और हम बड़े अच्छे ग्रुप में एलोकेट हो गए। लेकिन इसमें ये चीज़ समझने की है कि हर एक बंदे की डिफरेंट स्टोरी है और आपको टाइम को प्रॉपरली एलोकेट करना होता है। आपको जो 2021 वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस बात का इंतजार ना करें कि जब सितंबर आए वो तब किताबें खोलें या अगस्त आए तब किताबें खोलें। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें और पूरी तवानाइयाँ जो हैं इसी काम में सर्व करें कि आपने तैयारी करनी है। और आप यानी कि आप जुलाई तक एक बार कोर्स को ख़त्म कर लें, उसके बाद आप एक रिवीजन करें, दूसरी रिवीजन करें, मॉक एग्ज़ाम दें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठें तो आपकी इतनी तैयारी हो चुकी हो कि आप दूसरों से अपने आप को डिस्टिंक्शन ला सकें अपने पेपर में दूसरों ठीक है, से। मतलब आप कह रहे हैं कि जुलाई तक अपना कोर्स मुकम्मल करें, उसके बाद आप रिवाइज करें और एंड पे जो है आप अच्छे से अपने मॉक दें। मॉक मॉक ठीक एग्जामिनेशन ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा उमर, आपको पता है कि सीएसएस ना बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है। आपको पता है कि हमने 2018 में पेपर दिए थे शुरू में, और 2019 के लास्ट में जाके मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मतलब 2 साल दरमियान में भी हैं। तो उमर, मुझे लगता है कि जब ये इतना लेंथी प्रोसेस है तो उसमें प्लान बी भी बड़ा ज़रूरी है। आप भी जॉब करते रहे हैं, मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो आप क्या रिकमेंड कर देंगे, जो दूसरे 100 नंबर के पेपर हैं, तो सीएसएस की तैयारी के साथ इनकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए, जो दूसरे अगर किसी दूसरे बंदे का इंटरेस्ट है कि आपने कोई वन पेपर एग्जाम के थ्रू जाना है, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, पीपीएससी का हो, केपीपीएससी का हो, या सिंध पब्लिक या बलोचिस्तान का हो, तो उसमें आप ये बात को मद्देनजर रख सकते हैं कि जो वन पेपर एग्जाम है वो भी इसी सिलेबस में से आएगा। यानी उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, अगर आपका जो इंग्लिश का पोर्शन सीएसएस का तैयार हुआ हुआ है ऑब्जेक्टिव का, अगर आपके सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे हैं, अगर आपकी ग्रामर पे कमांड है, तो आपका वो हो जाएगा। अगर आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज तैयार हैं, एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज तैयार हैं, इस्लामियात के एमसीक्यूज तैयार हैं, तो वो आपको वन पेपर एग्जाम में भी मदद करेंगे। तो अगर आप इस काम पे फोकस करेंगे और दूसरे वन पेपर एग्जाम भी देते रहेंगे, तो किसी ना किसी वन पेपर जो एग्जाम है उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, चाहे वो पीपीएससी का हो या केपीपीएससी का हो। तो आपको मेन फोकस आपका सीएसएस है, साथ आप दूसरे एग्जाम सही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएसएस की तैयारी के दौरान ये अगर उसको हाँ अच्छे तरीके से कर लें तो ये साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी वो सुकून से जॉब हो जाती है। हाँ। अच्छा उमर, देखें, अब एक बंदा जब इस बंदा सीएसएस की तैयारी कर रहा है, जब वो सुबह उठता है और शाम को वो जाके कहीं सोता है, अगर वो रियली फोकस्ड है, तो आपके मुताबिक एक कैसा एक अच्छा सा स्केड्यूल होना चाहिए एक बंदे के पास कि सुबह से लेकर शाम तक उसको बड़ा प्रोडक्टिव यूज कर सके। देखिए, जो स्केड्यूल है वो हर बंदे का मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग गुड। जॉब कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका स्केड्यूल अलग होगा। कुछ लोग जॉब नहीं कर रहे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग वो होते हैं जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती, उन्होंने एक साल जो है वो उस पर लगाना होता है। सही तो है। आप जब हम शुरू किया करते थे कभी तैयारी, तो हम यूं किया करते थे कि हम फजर की नमाज पढ़ते थे। फजर की नमाज के वक्त जब हम बावजू होते थे तो इसी वक्त इस्लामियात पढ़ा करते थे, और इसी वक्त वाह, पढ़ा करते थे माशाल्लाह। कि कुरान पाक की तलावत भी हो जाएगी। और इसको आप अब स्केड्यूल आपने अपना उस लिहाज से डिफाइन करना है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, आपने एंटरटेनमेंट को भी नहीं छोड़ना, आपने दोस्तों से मिलना जुलना भी नहीं छोड़ना, और आपने इसको एज ए लर्निंग प्रोसेस लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप उसको बोझ समझ के, स्ट्रेस समझ के लेंगे। सही है उमर, मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह आप उठें, नमाज पढ़ के इस्लामियात पढ़ लें, और उसके बाद शाम को दोस्तों के साथ घूमें भी सही, हाँ, और चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, लेकिन डे को प्रोडक्टिव बनाएं। डे को ठीक है, प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है। यानी अगर आप रात को सोएं तो आपको पता हो कि आपने आज की जो डे है वो आपका कितना प्रोडक्टिव गुजरा। अच्छा उमर, आपने जब ये ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट किए थे, आपने भी जो ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके माइंड में भी कोई था कि मैंने यार ये ऑप्शन लेने हैं, या मैंने ये किस तरह लेने हैं, मेरा स्टडी बैकग्राउंड इनसे रिलेटेड है, या कुछ ऐसा, मतलब जो एक लगे कि आपको मतलब ऑप्शनल्स की सिलेक्शन के लिए देखिए, क्या आप कहेंगे। मैंने जब अपने ऑप्शंस चूज किए तो मैंने ना स्कोरिंग ट्रेंड, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, शायद वो मैं उसमें गलत हूँ या सही हूँ, मैंने स्कोरिंग ट्रेंड को नहीं देखा, क्योंकि मैं पहले ठीक है। बहुत
मेरा बिजी स्केड्यूल था और मैं एक जॉब भी कर रहा था, मैं पहले ग्रेड 17 में था। तो उसमें मैंने वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए क्योंकि चूंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड भी था, एक वकालत भी की हुई थी, तो मैंने वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए जो मुझे आते थे पहले से। यानी मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया, उसमें से मेजॉरिटी मुझे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस मैंने पहले ही पढ़े हुए थे। मैंने इंटरनेशनल लॉ चूज़ किया जो मेरा एक तरह से एरिया ऑफ एक्सपर्टीज थी। इस तरह मैंने वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए। अब वो डिपेंड करता है, आपने 3-4 चीज़ों को देखना है कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या, आपको उस बारे में आपको अबूर हासिल है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड का मैं इतना फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी वजह से शायद सफर भी किया हो। लेकिन आप स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखिए, लेकिन जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जिसमें आपकी अपनी गिरफ्त जिस सब्जेक्ट में है, आप उसको भी देखिए। अच्छा, मतलब ऑप्शनल में एक स्कोरिंग ट्रेंड को थोड़ा सा देख लें और अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज देख लें। क्योंकि आज से चंद साल पहले ऐसे होता था कि एक जो ट्रेंड है वो 3-4 साल तक चलता था, लेकिन अब इस तरह नहीं होता। हाँ, वो मैं अगर आप मुझे अलाउ करें मैं भी यही बात करने लगूंगा कि और ये भी कोई आइडिया नहीं है ना कि कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो जाए। मतलब कोई बंदा ये तो नहीं ना बता सकता कि इस साल ये सब्जेक्ट टारगेट, मुझे लगता है ये टारगेट वाली कहानी तो मेरे ख्याल में वैसे ही आउटडेटेड हो गई है। ये उन्होंने ना इतनी वैलिड नहीं रही। चंद साल पहले होता था कि सब्जेक्ट स्कोरिंग है, वो कुछ साल चली जा रहा है स्कोरिंग। अच्छा उमर, मेरे ख्याल में आज के दिन की सबसे अच्छी बात यही है कि वो जो स्कोरिंग ट्रेंड में आप कह रहे हैं कि वो जो पहले होता था, लाइक जियोग्राफी लोग रख लेते थे और इस तरह वो उनको पंजाबी और साथ में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वो दी जाती थी, तो वो मेरे ख्याल में ट्रेंड खत्म हो गया। बिकॉज ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री थी जिसमें लोग इतने नंबर लेते थे, और वही मेरी थी जिसमें मैंने एमफिल किया और मेरे 33 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी अच्छी बात है। मतलब अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें तो उसमें हम बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा उमर, हम ना थोड़ी सी आगे डिस्कशन करेंगे हमारा, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ऐसे से। आप कह रहे हैं कि ऐसे के लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो बाकी सारा मटेरियल पढ़ेंगे उसी से आप कैसे तैयारी होगी, ऐसे ही है? अब एसए के बारे में ये है कि आपका ना उसमें दो चीजें हैं। एसए को ना आपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। सही है। एक आपने उसमें एसए में दो चीजें चेक होंगी। सबसे पहले आपकी लैंग्वेज चेक होगी और उसके बाद आपका जो आर्गुमेंट है वो चेक होगा। सही है। अगर आपकी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं है तो आपका आर्गुमेंट मैटर नहीं करता, और अगर आपका आर्गुमेंट मैटर नहीं है तो लैंग्वेज आप जितनी मर्जी अच्छी लिख लें वो मैटर नहीं करती। तो आपका दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू कंपोनेंट्स। सबसे पहले आप लैंग्वेज ठीक करें, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दैट गोज विदाउट सेइंग। आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स किसी भी किस्म के ना हो। उसके बाद आप आर्गुमेंट पे आए कि जो एसए में पूछा गया आप उसी में बात कर रहे हैं। जो एसए में पूछा गया है कि आप उसके सपोर्ट जो आप बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। तो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज कंपोनेंट्स। बेहतरीन। मतलब पहले आप ये बात करना सीखें और उसके बाद सीखें कि बात कौन सी करनी है। ठीक है। अच्छा, ये क्या कोई है तरीका ग्रामर को ठीक करने का? आपने कैसे की उमर? देखिए, आपने जब भी कोई जबान सीखनी है जो आपकी मादरी जबान नहीं है, आपने सबसे पहले ग्रामर से शुरू करना है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, आप पहले देखते हैं कि किसी लैंग्वेज में वर्ड्स कौन से हैं, फिर आप उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, आप उसकी ग्रामर देखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ आना है एक सेंटेंस में। जब आप वो देख लेते हैं फिर आप दूसरी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, हिस्ट्री की किताबें, पॉलिटिक्स की किताबें, इकोनॉमिक्स की किताबें, फिर उससे आपका आर्गुमेंट बिल्ड होता है। आप op-eds देखते हैं, फिर आर्गुमेंट बिल्ड करके आप उस लैंग्वेज में ढाल के उस एसे को तश्कील देते हैं। फिर इस तरह। अच्छा उमर, जो अब हमारा पाक अफेयर है ना, पाक अफेयर का पेपर है, वो भी ऑलमोस्ट पहले पाकिस्तान हिस्ट्री होता था लेकिन अब वो भी तकरीबन पाक अफेयर का मतलब करंट अफेयर हो गया है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रेटजी चाहिए कि आपके पास जितना भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो अब बच्चों के पास अभी लाइक साल टाइम है, तो वो अपने पाक अफेयर और करंट अफेयर की तैयारी के लिए क्या अपने माइंड में रखें? देखिए, आपने कैसे वो किया? उसमें ये होता है कि आपको जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक तो अंग्रेजी ज़बान पे आपका अबूर हासिल करने की कोशिश करें। किसी भी ज़बान पे आप अबूर हासिल तो नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं या बहुत ऐसे लोग हमारे साथ भी होंगे कि जो अंग्रेजी ज़बान पे अबूर जिनको नहीं है, उनके हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें अपनी ज़बान पर अबूर है। ऐसे ही है, हमें उर्दू भी नहीं आती क्योंकि एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। जब आप कुछ सीख लेते हैं अंग्रेजी जबान, उसके बाद आपने एक अंग्रेजी जबान सीखने पर अपना फोकस रखना है। दूसरा फोकस आपका जनरल नॉलेज पे होना चाहिए। जनरल नॉलेज आपका करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुल्की मामलात क्या जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी डेवलपमेंट्स हैं और उन डेवलपमेंट का हम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये जो है, ये आपका जो नॉलेज है ये बिल्डअप होता है अगर आप
अखबारात पढ़ें, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ें, अगर आप गार्डियन पढ़ें, अगर डॉन न्यूज़ पढ़ें, इवन कि आप इंडियन पर्सपेक्टिव लेने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ रहे हैं, अगर आप देखें, आप इसको इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो ये आपको बोझ फील नहीं होगा। अगर आप इसको बोझ समझ के स्ट्रेस लेके करेंगे तो यार आप कहेंगे कि मैं क्यों अच्छा उमर, यही जो जनरल नॉलेज है वो फिर वो जो आप वन पेपर की डिस्कस कर रहे थे कि अब जो ऑलरेडी जॉब्स हैं 17 के, उसमें भी बड़ा हेल्पफुल होगा ना। एग्जैक्टली ये आपको पता है कि ब्रेक्जिट हो रहा है, आपको ब्रेक्जिट की डेट भी पता होगी। सही बात है। अगर सीएसएस में उस पेपर में लाने के लिए आपको ब्रेक्जिट की तमाम वजूहात पता होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए। उधर जाने के लिए आपको डेट पता होनी चाहिए कि उन्होंने कब वो एग्रीमेंट साइन किया, कब वो एग्जिट हुए, तो कौन लोग थे जो नेगोशिएट कर रहे थे ईयू की साइड से और यूनाइटेड किंगडम की साइड से, तो ये आपको उसमें मदद देगी। अच्छा उमर, हम इस्लामियात का डिस्कस कर रहे थे। इस्लामियात के लिए वही जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की चदर साहब की किताब है वो मेरे ख्याल में सुपर परफेक्ट है ना। चदर साहब ने बड़ी अच्छी कावश की हुई है, वो एक किताब उन्होंने बहुत इंग्लिश और उर्दू दोनों में पब्लिश हुई है, बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है। नहीं वो बड़ी अच्छी है वाकई, मैंने भी बिल्कुल वही पढ़ी थी, वो बड़ी अच्छी किताब है। हाँ, अगर आप जो अंग्रेजी में रखना चाहते हैं या उर्दू वाली किताब बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ें उसमें से आयात पढ़ें, आयात का तर्जुमा देखें, उसको कोट करें तो। अच्छा उमर, मुझे लगता है कि जो सादा सादा से आयात नहीं है, जैसे हम कुरान पाक की हिफाजत के बारे में बात करते हैं तो वो हर सिपारे के ऊपर लिखी होती है कि इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जैसे हम रोज़े की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसे हम कहते हैं मुसलमान उम्मा को इकट्ठा रहना चाहिए, तो वो बड़ी मशहूर आयत के बाद तज़ीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। मेरे ख्याल में ये जो लोग जिन्होंने अगले साल में अटेम्प्ट देने हैं, तो हर रोज़ जो कॉमन सी आयत है ना, मतलब जो बड़ी मतलब अवेलेबल हैं, जैसे कोई शर से बचने के लिए तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास या ज़कात से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल में ये रोज़ की एक आयत भी याद कर लें तो मेरे ख्याल में एंड तक तो बड़ा ज़ख़ीरा नहीं हो जाएगा। बहुत ज़ख़ीरा हो जाएगा। यही हम करते थे कि हम सुबह नमाज पढ़ के ये काम करते थे, यानी तिलावत कुरान करीम भी हो जाए और साथ आपकी एक सीएसएस का एक तैयारी भी हो जाए। सही है। अच्छा उमर, आइला के लिए जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आइला के लिए वो आप एसके कपूर की बुक कह रहे हैं। एसके कपूर की बुक अक्सर अदारे जो हैं जो तैयारी करवा रहे हैं वो राइज करते हैं, लेकिन हमें एसके कपूर ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। लेकिन एसके कपूर की बुक आप पढ़ने से पहले ये भी सोच लीजिए कि वो किताब जो है वो जो उसका एडिशन है वो 1970s में लिखा हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है वो उसमें बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसके अलावा जब आप उसमें से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके कपूर की किताब में तो आपको वो यूएसएसआर की एग्जाम्पल्स देगा। अब देखिए सोवियत यूनियन 1990s में डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ को अगर आपने डीपली समझना और पढ़ना है तो आपको मॉडर्न हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, मॉडर्न हिस्टोरिकल केसेस भी आपको काफी देखने पड़ेंगे। तो आप वो देखते रहें। एसके कपूर आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये बात आपने सोच के करना है कि आपको जो मॉडर्न हिस्टोरिकल लीगल केसेस के रेफरेंसेस हैं वो आपको बहुत से दूसरे सोर्सेस से भी मिलेंगे। और यूएस हिस्ट्री के लिए मौजमदार की बुक, अब मौजमदार की भी बुक जो है उसमें ये है कि वो भी चूंकि बहुत पहले लिखी हुई है, आपको वहाँ शुरू तो वो होगी और जाके निक्सन पे खत्म हो जाएगी, निक्सन प्रेसिडेंट बने, उसके बाद के लिए आपको फिर दूसरी कुतुब का और इंटरनेट के रिसोर्सेज का मुताला करना पड़ेगा। मौजमदार की बुक अच्छी किताब है आपकी फर्स्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें भी कुछ कहीं डेट्स की गलतियां हैं, कहीं हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस की गलतियां हैं, सही है, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट किताब नहीं है। यानी मैंने भी यूएस हिस्ट्री पे भी कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं देखी कि आप कहेंगे यार आप ये पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। नहीं उमर, मैं भी अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ ना यूएस हिस्ट्री, तो मैं भी मोस्टली ऑनलाइन वगैरह कंसल्ट करके वो सारा कुछ ही करता हूँ, सिर्फ मैं भी उस पर रिलाई नहीं करता। अच्छा उमर, पंजाबी में आपके भी माशाल्लाह 80+ है, मेरे भी 87 है, मैंने भी सिर्फ अगवाई पढ़ी थी और आपने भी सिर्फ अगवाई पढ़ी थी। हाँ जी, उसमें ये है कि अगवाई जो है वो बहुत अच्छी किताब, हाँ मुकम्मल किताब है, मेरे ख्याल में अल्टीमेट है। हाँ, वासिफ साहब ने जब वो किताब लिखी है तो वासिफ साहब से हमारी चूंकि मुलाकात भी होती रहती है, तो उन्होंने हर चीज का, हर तलफ्फुज का ध्यान रखा है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी है वो। देखा है कि अब आप देखें दीगर मार्केट में कुतुब जब आप देखेंगे जो पंजाबी पे हैं तो उनमें अशार में कई गलती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी एक जामी किताब है, इसमें आपको कोई गलती किसी किस्म की नहीं नजर आएगी, ना मिला की, ना लहजे की, ना उसके कंटेंट की, और एक किताब मेरे ख्याल में बहुत। हाँ उमर, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम एक किसी कारवान की देखते हैं या जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की देखते हैं तो अशार की बड़ी गलती है। और मैंने भी, मेरी दफ़ा भी तो मुलाकात हुई थी वासिफ साहब, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने ये जो शेर लिए हैं ना और ये जो जितने भी मैंने कंटेंट लिखा है ये बड़ा थॉरली रिसर्च है, मेरे ख्याल में अल्टीमेट किताब है। उमर, और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप कह रहे थे कि ज़्यादा क्या करना चाहिए?
देखिए पॉलिटिकल साइंस के बारे में उसका जो पेपर ए है वो तो जनरल पॉलिटिकल थॉट के बारे में है कि एक इसके ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। सही है। आपको उसके मुख्तलिफ चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस को डील करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की किताबों की ज़रूरत है। उसके लिए भी आपको एक किताब आपको रिक्वायर नहीं होगी कि आप एक किताब लें और उससे आपकी सारी तैयारी हो जाए। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की किताब चाहिए। इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट आप देख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग किताब चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है, दुनिया में अथॉरिटेरियन रिजीम्स कौन सी हैं, उसके लिए आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है कि स्टेट कैसी है, स्टेट के बेसिक पिलर्स कौन से हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक अलग कंपोनेंट चाहिए। और दूसरा पेपर जो है उसमें आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा चूंकि बैकग्राउंड ही लॉ का था, तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो हमें पहले से पढ़ने का शौक था और वो ऐसे पढ़ा हुआ था। नहीं उमर, हाँ वो तो फिर वो आपकी बात दोबारा फिर मैं उसको रिलेट करना चाहूँगा कि ये जो आप क्लास में भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे होते हैं, देखें अब आपका बैकग्राउंड था तो आपको आयला भी बेनिफिट दे गया और आपको पॉलिटिकल साइंस भी बेनिफिट दे गया। अच्छा उमर, दूसरी बात ये है कि यार जब हमारा जी CSS का ट्रेंड क्रिएट हो गया तो अकेडमीज़ में बच्चे जाते हैं तैयारी शरी करने के लिए। मैंने देखा है कि यार बड़े फाइनेंशियली चैलेंज्ड बच्चे भी होते हैं जो भी वहाँ पे पहुँचे होते हैं। तो उमर मैं तो वैसे थोड़ा सा ना, मुझे अब लगता है विद द पास ऑफ टाइम कि अकेडमी कुछ देर के लिए ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। क्योंकि देखो ना, बहुत सी चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता। जैसे मुझे लगता है कि US हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं आर्ट क्लासेस में बच्चों को पूरा आइडिया दे देता हूँ कि यार क्या US हिस्ट्री है, बड़ा हैप्पी फील करते हैं। दैन मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर के लिए अगर अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए तो इट्स गुड। ये मेरा आइडिया है, आप इसके ऊपर क्या आपकी टेक है? देखिए जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, आपकी इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन हो या एग्रीकल्चर की हो, आप सोचते हैं कि यार मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, तो आपको सिविल सर्विस के एग्जाम की ना एक डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है किसी आपको मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, मुख्तलिफ तौर तरीकों को अडॉप्ट करना पड़ता है इस एग्जाम को देने के लिए। जहाँ तक अकेडमी का ताल्लुक है ना, वो ये है कि आपका ना कुछ जो अकेडमी का ज़्यादा फायदा होता है, आपको ना एक बंदा आपको हम ऐसा मिल जाता होता है अक्सर, जो मुझे सिर्फ वाहिद फायदा नजर आता है, फिर उस प्रोसेस से गुजरा होता है, जिस प्रोसेस से गुजर के जिसने ये मंजिल अचीव की होती है, तो आप उससे थोड़ा सा मिलें तो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर देता है। अब तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। मैं बजाते खुद अकेडमीज में नहीं गया था, लेकिन अगर आपको कोई, जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे इस पूरे प्रोसेस से गुजरा है, तो वो आपको, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने तजर्बात शेयर करते हैं बिलाल, और मैं अपने करता हूँ, और हमारे तजर्बात थोड़े मुख्तलिफ भी हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ एकेडमिक बैकग्राउंड भी मुख्तलिफ था हमारा और आपका। चूँकि आप भी सर्विस में थे, मैं भी सर्विस में था, आप एग्रीकल्चर के थे, मैं लॉ का था, तो हमारा कहीं हमारे पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं, कहीं हम बिल्कुल एक जैसे हैं, कहीं हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप इसी तरह कुछ लोगों से मिलते रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें, तो आपको कुछ ना कोई बंदा नई बात बता देगा जो आपके काम आएगी, जो आपने तजर्बे से सीखनी है। नहीं उमर, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मतलब आप यकीन करके, मेरे तो प्लान में यही है कि अपनी STP में जाके, क्योंकि सिर्फ भी तो मुश्किल है, एक अकेडमी हम ऐसी बनाएंगे जो बड़ा नॉन प्रॉफिट पे वो वर्क करेगी, सिर्फ जिसमें उन बच्चों को हम एड्रेस करें कि जो वाकई जिनको गाइडलाइन चाहिए ये वो। अच्छा उमर, आखिरी बात, बस आखिरी छोटी सी बात है, वैसे बड़ी फजूल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपसे वो पूछनी है। उमर, सिविल सर्विस वाकई एक बड़ा प्रेस्टिजियस एक चीज़ है। हम तो सुनते थे, खैर मैं तो एक्सपीरियंस नहीं था मेरा फैमिली वगैरह का, लेकिन जब आके इधर लगा तो लगता है कि यार वाकई ये प्रेस्टिजियस एक चीज़ है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ एक लाइन की सजेशन पूछूं, एक लाइन की, कि बंदे को क्या करना चाहिए, तो व्हाट यू से? किस बारे में क्या? CS सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए वन लाइनर सजेशन, मतलब जो आप क्रक्स अगर बताना चाहें तो। सिर्फ मेहनत और मेहनत। ये वो एग्जाम है जिसमें आपका ना किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आप प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपेयर होते रहे, किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, वो मैटर नहीं करता। आपका GPA क्या रहा है, आपकी डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर इस एग्जाम में ये करता है कि आपने ये जो 12 पेपर्स हैं ये किस तरह दिए, जब इसके आपकी सिलेक्शन हुई है, आप इंटरव्यू में गए हैं, आपने वहाँ कैसे परफॉर्म किया है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये 1500 चीज़ें
1500 नंबर अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर आपको मुल्क की खिदमत करने का वो मौका मिलता है जो शायद किसी दूसरी फील्ड में नहीं मिलता। जबरदस्त तो ये जबरदस्त। सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान हम तो इस अकेडमी में फील करते हैं, रोजाना आपसे भी डिस्कशन होती रहती है कि कितना एक एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलता है कि जहाँ आप वाकई फील करना शुरू कर देते हैं कि यस यू कैन रियली डू समथिंग फॉर योर कंट्री। तो मैं तो तमाम लोगों से ये कहूँगा कि मेहनत करें, चलें और अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी किसी दिन इसी क्लासरूम में जरूर इंशाल्लाह। इसलिए उमर आज मैंने उमर बल्कि ये मेरी वीडियो पकड़े, ये मोबाइल पकड़े, बड़ा मैं भी अपना भी आर्गुमेंट दूँ। चलें जी, ले जी, ये हमारे उमर रियाज थे और उनकी बातें आपने सुनी। ये वेरी वंडरफुल ऑफिसर ऑफ हमारी जना हाउसमेट। तो बच्चों ये वीडियो बनाई सिर्फ इसलिए रूम में थी कि मैं भी आपको मजीद मोटिवेशन मिले, और आज ये मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, और मुझे नहीं लगता कि उमर रियाज से यहाँ पे मुझे कोई मजीद काबिल अफसर मिले। और बाकी वही बात है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है। मेरा जो मेजर फोकस था वो था इसलिए कि अदर देन CSS इस दौरान कोशिश, मैं उमर एक बड़ी अक्सर बात करता हूँ कि हिट फॉर द मून, दो इफ यू वुड फेल यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। तो अगर ये सीजन ना भी हुआ तो कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि जो बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उमर वो मैं ये बताऊंगा कि जो 100 नंबर के पेपर की तैयारी शहरी है, तो मेरे ख्याल में इकट्ठे मिलकर हम एक बड़ा एक प्रोडक्टिव सेशन दोबारा करेंगे कि 100 नंबर की तैयारी के लिए क्या बेहतरीन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच उमर। बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।